गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास को कंप्लीट या देखते हैं कि इसमें जो प्रीवियस क्लास है उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की चर्चा कर रहे थे और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे कि देखेंगे किस प्रकार से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा सुझाए गए जो कॉन्सेप्ट थे उस पर कैसे कार्य किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को हिंदी की क्लास मिल रही है, समसामयिकी की क्लास मिल रही है, साथ में परीक्षा वाली सीरीज मिल रही है और अब अतिशीघ्र आप लोगों को लूसेंट की भी सीरीज प्राप्त हो जाएगी। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। हमने आपसे यह डिस्कस किया था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्या क्योटो प्रोटोकॉल, यह क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? तो 1997 का है। और इस दौरान एक व्यवस्था बताई गई थी और यह व्यवस्था थी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और यह क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत जो पहला कॉन्सेप्ट था वह था कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग। तो इस व्यवस्था को हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समझा था कि कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं और कार्बन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। लेकिन इसका हम मेजरमेंट जिस यूनिट में करते हैं उस यूनिट का नाम था सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, अर्थात इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यही होता है 1 टन CO2 उत्सर्जन। तो 1 टन जो CO2 का उत्सर्जन है इसी को हम कहते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, इसी को कहते हैं 1 यूनिट, और यही होता है 1 टन CO2 का उत्सर्जन। तो इसी के आधार पर हम कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि पूरी पृथ्वी से देखा जाए तो कार्बन का उत्सर्जन घटा है, लेकिन साथ साथ जो आर्थिक विकास की दर है उसमें किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं देखी गई है। इसको हमने बहुत बेहतर ढंग से प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। इसी के आगे जो दूसरा तथ्य है इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा बताया गया है, क्योंकि समस्या यही थी, हमने कहा NX1 कंट्री अर्थात विकसित राष्ट्र, NX2 कंट्री अर्थात विकासशील राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्र। तो विकसित राष्ट्र का यह डिमांड है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है तो इसका तात्पर्य है कि हमको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता था। तो यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहता है कि आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पहले जो माध्यम है इसका सहारा ले सकते हैं, और अगर इससे आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो आप दूसरे माध्यम पर जाएंगे। और दूसरा माध्यम इन्होंने क्या बताया था, ये थी हरित प्रौद्योगिकी। क्या है? हरित प्रौद्योगिकी, अर्थात हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा। क्या? ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा, और इसके माध्यम से भी हम क्या करेंगे कि कार्बन के उत्सर्जन को घटाएंगे और अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है इसकी डिमांड को कम करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जो इफ़िशियंसी है ये बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सपोज दैट वर्तमान का जो टीबी है, अतीत की जो टीबी है, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि वर्तमान की जो टीबी है यह कम इलेक्ट्रिक कंज्यूम करती है, लेकिन जो इसकी इफ़िशियंसी है, जो क्षमता है, पहले की टीबी की तुलना में ज़्यादा है। अर्थात इसका वर्किंग पावर अधिक है लेकिन एनर्जी कम कंज्यूम करती है। इसी प्रकार आप लाइट को ले लीजिए, पहले का पीला वाला बल्ब 100 वाट पावर लेता था, लेकिन उसका प्रकाश आज के 10 वाट LED बल्ब की तुलना में कम था। तो इसका तात्पर्य है कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं, इन्हांस करते हैं, उसको हम हरित प्रौद्योगिकी के तहत कार्य करते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि होगा कि जो कंज्यूम होती है ऊर्जा, तो यह टेक्नोलॉजी कैसी होती है? ऊर्जा दक्ष होती है। कैसी होती है? ऊर्जा दक्ष होती है, अर्थात कम एनर्जी कंज्यूम करेगी। इसका तात्पर्य यही होती है
कि यह कम ऊर्जा का उपभोग करेगी। साथ में यह क्या करेगी, इसकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी मतलब इसकी दक्षता, दक्षता क्या होती है, ज़्यादा होती है, वर्किंग पावर ज़्यादा होती है। किसकी, अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांस करते हैं तो। पहले का फ़ैन, आज का फ़ैन, पहले का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए और आज का इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, तो इंस्ट्रूमेंट के जो कार्य करने की क्षमता है वह बढ़ गई है, लेकिन जो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिक कंज्यूम की जाती थी वह लगातार घट रही है। इसका तात्पर्य है कि हम क्या कर रहे हैं, हरित प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। तो इसका परिणाम यही होता है कि मिला जुला के अगर देखा जाए तो परिवेश में कार्बन का उत्सर्जन घटेगा, लेकिन हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक विकास है इसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। तो यह दूसरी व्यवस्था है जिसके तहत हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ने NX 1 कंट्री के लिए रिकमेंड किया है। किसके लिए रिकमेंड किया है, NX 1 कंट्री के लिए। फिर भी अगर मान लेते हैं अभी भी टारगेट नहीं पूरा हुआ तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगला जो रिकमेंडेशन है उसको देखते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन तो यही था, कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के आधार पर हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं और कार्बन के उत्सर्जन को घटा सकते हैं। और तीसरी यहाँ पर जो व्यवस्था बताई गई है यह है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो तात्पर्य होता है ये है संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये कहता है कि जो NX 1 कंट्री है, चूँकि दो कंट्री है, एक तरफ है NX 1, NX 1 का तात्पर्य है कि ये लोग हैं विकसित, और एक है NX 2। NX 2 का तात्पर्य है कि ये है अल्प विकसित और विकासशील। ये जो NX 1 है ये चूँकि विकसित हैं तो इनकी तकनीक इनके पास बहुत बेहतर है, इनके पास प्रबंधन बहुत अच्छा है और इनके पास कह सकते हैं वित्त बहुत अच्छा है। तो तीन चीज़ें इनके पास हैं। क्या क्या है, इनके पास तकनीक है क्योंकि ये लोग विकसित राष्ट्र हैं, इनके पास प्रबंधन है, मैनेजमेंट की कला है, और इनके पास क्या है, वित्त है, फाइनेंस है। तो इस तीनों आधार पर क्या करेंगे ये लोग, इन तीनों का प्रयोग करो, अर्थात अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, अपने प्रबंधन का प्रयोग करो और अपने वित्त का प्रयोग करो, और एक ऐसे कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर करो जिसकी तकनीक बहुत पुरानी हो, जिसका प्रबंधन बहुत पुअर हो, जिसके पास पैसे का अभाव हो। तो आप ऐसी कंपनी में क्या करो, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर करो। मान लेते हैं इसकी कोई कंपनी है NX 1 के, इस कंपनी का नाम है XYZ। इस कंपनी के पास पैसा भी खूब है, तकनीक भी खूब है और प्रबंधन भी बहुत बेहतर है। लेकिन जो NX 2 राष्ट्र की कोई कंपनी है जो काफ़ी गरीब है, ABC कोई कंपनी है, इसके पास पैसा भी नहीं है, इसके पास जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है, वह ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है, प्रबंधन भी अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है कि तकनीक बदल सके। तो कहता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, चूँकि आपके पास पैसा है, तकनीक है, प्रबंधन है, तो आप तीनों का प्रयोग करिए, इस कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर करिए। क्या करिए, इनके साथ जॉइंट वेंचर करिए, मर्ज करिए, संयुक्त उपक्रम लगाइए, अर्थात आप अपनी तकनीक इनको दे दीजिए, टेक्नोलॉजी दे दीजिए, तो इनकी जो पुरानी मशीन है वह अपडेट हो जाएगी, नई हो जाएगी, जो कम एनर्जी में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। आपका प्रबंधन बेहतर है तो वैसे ही इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो पैसे का अभाव इनके पास है उससे आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो मिला जुला के होगा क्या भाई, इसका तो फ़ायदा हो गया कि इसको तकनीक भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, प्रबंधन भी मिल गया। तो कहता क्या है यह क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कि यह एक जब आप जॉइंट वेंचर करेंगे तो इसका कई फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये होगा आपको, इसका पहला लाभ यही है कि आपको
इसका एक भागीदारी मिलेगी। क्या मिलेगी? भागीदारी मिलेगी। भाई आप किसी में कोई हेल्प करेंगे तो जिस अनुपात में आपने अपना निवेश किया है धन का, तकनीक का, प्रबंधन का, उस अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। साथ में जब आपने अपनी तकनीक, पैसा और प्रबंधन दिया इनको, तो इससे इनका जो कार्बन का उत्सर्जन है वह घटेगा। पहले मान लेते थे यह 100 शर्ट बनाते थे, 100 शर्ट बनाने के लिए यह 10 किलोवाट विद्युत का कंजम्पशन करते थे, लेकिन आज यही 100 शर्ट बनाने के लिए चूँकि अब तकनीक बेहतर हो गई, प्रबंधन बेहतर हो गया, तो यही 100 शर्ट बनाने के लिए अब हो सकता है 1 ही किलोवाट विद्युत का भोग करना पड़े। तो ऐसे में एक काम और होगा कि कार्बन का क्रेडिट यहाँ पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कार्बन का क्रेडिट, क्योंकि कम से कम एनर्जी में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो जाएगा तो कार्बन का क्रेडिट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो कार्बन का क्रेडिट इस कंपनी को प्राप्त हुआ, यह क्रेडिट अब शेयर मार्केट में बिकने नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था, हमने कहा कि यहाँ पर जो एक कंपनी अपना कार्बन का उत्सर्जन घटाएगी, यह किसी को बेचने के लिए स्वतंत्र है शेयर मार्केट के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि इसी कंपनी का कार्बन का उत्सर्जन घटा, लेकिन इनके सहयोग से घटा है, तो जब इनके सहयोग से घटा है तो इस कार्बन क्रेडिट को परचेज करने का या खरीदने का सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी, क्योंकि इनके सहयोग से यह क्रेडिट प्राप्त हुआ है। इसलिए जब भी यह व्यक्ति अपना कार्बन बेचेगा, यह कंपनी जब भी अपना कार्बन बेचेगी तो सबसे पहले आपको बेचेगी। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो यह खुले मार्केट में जाएगी। तो यह भी एक व्यवस्था बताई गई है कि आप, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहता है कि आप अपने टारगेट को कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं पूरा कर पाते हैं, कुछ समस्या आती है, तो आप टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्हांस करो और विकसित करो, ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करो, जो कम से कम एनर्जी में अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखती हो। उससे भी आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अगर तब भी मान लेते हैं टारगेट नहीं पूरा होता है, तो आप ज्वाइंट वेंचर करो, संयुक्त उपक्रम लगाओ। इसमें आपके दो फायदे हैं। एक तो आपको लाभांश मिलेगा, क्योंकि आप एक भागीदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है ABC, तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। दूसरा, इस प्रक्रिया से जब इसको कार्बन का क्रेडिट प्राप्त होगा, तो इस कार्बन क्रेडिट पर सबसे पहला अधिकार आपका होगा और इससे भी आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था बताई गई क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा। इतनी ही नहीं व्यवस्था बताई गई, फिर कहा कि अगर मान लेते हैं इसके बावजूद भी आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो एक व्यवस्था और है, आप उसके माध्यम से अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और वह अगली जो व्यवस्था है उसको कहते हैं कार्बन सिंक। क्या कहते हैं? कार्बन सिंक। तो यहाँ पर चौथा कॉन्सेप्ट बताया गया कार्बन सिंक की। कार्बन सिंक, एक कार्बन सिंक का तात्पर्य होता है हम करेंगे वृक्षारोपण। क्या करेंगे? वृक्षारोपण। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष का सिंपल कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करना और वायुमंडल में ऑक्सीजन को देना, यही काम करता है। पौधे का और तो कोई काम है नहीं। तो यदि आपने वृक्ष लगाया, तो जो कंपनी आपकी कार्बन का उत्सर्जन कर रही है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, उस कार्बन को यह पौधा क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। तो ऐसे में देखा जाए तो आपने कार्बन का उत्सर्जन तो किया, लेकिन यह वृक्ष क्या किया? उस कार्बन को पुनः अवशोषित कर लिया, अर्थात उस कार्बन का आपके एटमॉस्फेयर में या आपके परिवेश में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। तो आप इस माध्यम से भी अपने कार्बन के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म देखा जाए तो 4 व्यवस्था की बात करता है और इन 4 व्यवस्थाओं के तहत यह क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आता है कि इसी प्रावधानों के तहत Annex 1 और Annex 2 कंट्रीज इन प्रावधानों को अपने ऊपर एडॉप्ट करें। Annex 1 के ऊपर बाध्यकारी है, इसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, इनको 2012 तक छूट है। अगर इनके माध्यम से
स्वेच्छा से कार्बन का क्रेडिट प्राप्त किया जाता है और यह शेयर मार्केट में बेचते हैं तो उसके बदले में इनको लाभ मिलेगा, मॉनेटरी मतलब पैसे का लाभ होगा। और अगर एक कार्बन का सिंक भी तैयार करते हैं तो उसके बदले में भी इनको मॉनेटरी फंड मिलेगा। लेकिन इनके लिए क्या था, जो एनेक्स 1 थे इनके लिए बाध्यकारी था। अगर ये अपना टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो इनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो ये सब व्यवस्थाएं इस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बताई गई थी। अब यही व्यवस्था अगर मान लेते हैं किसी कारण से आपको पता ना हो तो आप पेरिस जलवायु समझौते को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पेरिस जलवायु समझौते का जो मूल प्रॉब्लम का विषय है वह यही कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग है। उसकी चर्चा तो हम करेंगे जब पेरिस जलवायु समझौता पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया था कि यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरी है जो जापान के क्योटो शहर में हुई थी। इसी के आधार पर इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य सिंपल था कि 5.2% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। कब तक? तो यह टाइम फ्रेम था 2008 से लेकर के 2012 के मध्य में इतना कटौती करनी होगी। कब की तुलना में? तो 1990 की तुलना में। यह इसका उद्देश्य है। और यह क्योटो प्रोटोकॉल क्या है यह हमने डिस्कस किया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत 4 प्रावधान बताए गए हैं: कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन और कार्बन सिंक की व्यवस्था। इसी के तहत यह क्योटो प्रोटोकॉल 97 में अस्तित्व में आया है। यह प्रोटोकॉल लागू होना था 99 में। कब लागू होना था? लागू होना था 1999 में, लेकिन लागू नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? इसके पीछे कारण क्या था? हमने आपसे अभी अभी डिस्कशन किया था कि एक कॉन्सेप्ट यहां पर बताया गया है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन का तात्पर्य है कि हमने कहा था कि वहां पर आप टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी हस्तांतरण। अर्थात आप चूंकि विकसित राष्ट्र हैं, आपको टारगेट पूरा करना है, तो हमने कहा था कि आप किसी अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें, अर्थात मर्जर करें, और मर्जर के दौरान आप अपनी तकनीक को हस्तांतरित करें, आप फंड को हस्तांतरित करें, आप प्रबंधन को हस्तांतरित करें। और ऐसे में विकासशील और कह सकते हैं अल्प विकसित राष्ट्र की कंपनी जब फ़ायदा प्राप्त करेगी तो उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, साथ में जो कार्बन का क्रेडिट होगा उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ गई कि जो विकसित राष्ट्र थे, कौन से राष्ट्र थे? विकसित राष्ट्र। इनका कहना ये है कि चूंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी है, यह टेक्नोलॉजी हमारी एक रॉयल्टी है। क्या है? यह टेक्नोलॉजी हमारी क्या है? एक रॉयल्टी है। रॉयल्टी का तात्पर्य यहाँ पर है यह एक हमारी संपदा है। क्या है? संपदा है। और ये कैसी संपदा है? इसको कहते हैं बौद्धिक संपदा। कैसी संपदा है? बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अर्थात टेक्नोलॉजी पर हमारा एक क्या होना चाहिए? रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना रिसर्च डेवलपमेंट किया है, तब जाके हमने एक टेक्नोलॉजी बनाया है। और आप कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी आप ऐसे ही किसी को दे दीजिए, अर्थात उसके बदले में हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो हम इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात को मानेंगे ही नहीं। अन्य सभी बातें क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो बताई गई हैं वो सब बातें एनेक्स 1 कंट्रीज़ को एक्सेप्ट थी, इस विकसित राष्ट्र को एक्सेप्ट थी, सिवाय एक बात की, और वो बात थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि यह टेक्नोलॉजी हम सहजता से ट्रांसफ़र करने वाले नहीं हैं, इसके बदले में हमको कुछ पैसा मिलना चाहिए, तब हम टेक्नोलॉजी देंगे, अन्यथा नहीं देने वाले हैं। तो इसलिए मेन अड़चन का प्रॉब्लम यही था। इसीलिए यह क्योटो प्रोटोकॉल जो 97 में था, जिसको 99 में लागू होना था, यह लागू नहीं हो सका। प्रॉब्लम का विषय है टेक्नोलॉजी
के हस्तांतरण का विवाद। तो इसलिए 2001 में, कब? 2001 में एक फिर से IPCC की रिपोर्ट आती है। किसकी रिपोर्ट आती है? जिसकी चर्चा हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो बस उसको खाली समझना है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2001 में एक पुनः रिपोर्ट आती है जिसका नाम है IPCC। IPCC की 2001 में रिपोर्ट आती है और यह रिपोर्ट थी AR3, असेसमेंट रिपोर्ट 3। पहली रिपोर्ट आई थी 1990 में, दूसरी रिपोर्ट आई थी 95 में। पहली रिपोर्ट के आधार पर 92 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरी रिपोर्ट जो 95 में आई थी उसके आधार पर क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। तीसरी रिपोर्ट आती है 2001 में और इसमें पुनः जलवायु परिवर्तन या हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पुनः हाईलाइट किया गया। क्या किया गया? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पुनः हाईलाइट किया गया बहुत ज़्यादा, कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या चरम पर पहुंच चुकी है, इसलिए इसके कुछ उपाय किए जाने चाहिए। तो जब पुनः ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा की गई AR3 में, तो जा कर के एक फंड बनाया गया। इसी के पश्चात हम कहेंगे एक फंड बनाया गया और यह फंड 2001 में ही बना। कब बना है? 2001 में ही बना है। तो वह फंड जो है वह है तकनीकी हस्तांतरण। क्या है? टेक्नोलॉजी हस्तांतरण फंड बनाया गया। कब बनाया गया है? यह फंड बना है 2002 में। कब बना फंड? 2002 में एक फंड बनाया गया और इस फंड का उद्देश्य यही होगा कि जब कोई विकसित राष्ट्र की कंपनी विकासशील राष्ट्र की कंपनी में, अर्थात NX 1, क्या? NX 1 की कोई कंपनी अपनी तकनीक NX 2 के राष्ट्र में ट्रांसफ़र करती है, तो उसके बदले में इनको इस फंड से कुछ पैसा मुहैया कराया जाएगा। इसीलिए एक फंड बनाया गया 2002 में। कब बनाया गया? जब यह AR3 रिपोर्ट आई तो। और अब विकासशील राष्ट्र में विकसित राष्ट्र के द्वारा तकनीक का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया। जब यह अड़चन समाप्त हो गई तो फाइनली 2005 में, कब? 2005 में यह क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है। क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू होता है? तो 2005 में। लागू कब होना था? 99 में। बना कब था? 97 में। एकदम डेट क्लियर होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। तो फाइनली जाके 2005 में लागू हुआ। लेकिन और क्या बात है, लागू हुआ तो 2005 में, लेकिन इसका जो कार्यकाल निर्धारित हुआ, पहला कार्यकाल, अर्थात इस क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कार्यकाल हैं। वैसे आप लोगों को पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है, समझ में आसानी से आएगा। जो लोग पढ़े उनको समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि उनका दिमाग पहले से चल रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर यह जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसकी 2 प्रविधि है। इसकी जो प्रथम प्रविधि है, अर्थात कह सकते हैं कार्यकाल, पहला जो कार्यकाल हुआ, लागू हुआ तो 2005 में, स्पष्ट हो गया। तो पहला कार्यकाल इसका जो बताया गया ये 2008 से था 2012, स्पष्ट है। दूसरी जो प्रविधि है, द्वितीय प्रविधि अर्थात दूसरा जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल इसका निर्धारित किया गया 2012 से लेकर के 2020। और इसके पश्चात जो अब लागू होने वाला था वह है पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जलवायु समझौता कब से काम करता? यह काम करता है 2020 के पश्चात। 2020 तक का जो टाइम फ्रेम है यह क्योटो प्रोटोकॉल का ही है। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी महत्वपूर्ण एक समझौता माना जाता है अगर जलवायु परिवर्तन के विषय में हमको समझना है तो। बगैर क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़े हम जलवायु परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर 97 में यह अंगीकृत किया गया, प्रभाव में लाना था 99 में, लेकिन नहीं आ सका, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की समस्या आ गई, जिसका समाधान 2001 में जब AR3 आया तो किया गया।
और 2005 में जाके क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, लेकिन इसका जो पहला कार्यकाल निर्धारित किया गया 2008 से 2012। यहाँ पर उद्देश्य वही है कि 5.2% हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे 2012 तक, कब की तुलना में 1990 की तुलना में। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो दूसरी प्रविधि है, आप देखिए, अब यहाँ पर एकदम कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है एक प्रकार से। हमने आपसे कहा था कि एनेक्स 2 जो कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील हैं, उनको 2012 तक छूट मिली है। 2012 के पश्चात उनको भी इस क्योटो प्रोटोकॉल के दायरे में लाया जाएगा, और 2012 से 2020 का जो कार्यकाल होगा, यह दूसरी प्रविधि है। और यहाँ पर जो टारगेट रखा गया है, ये है 18% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। कब तक? 2020 तक, कब की तुलना में? 1990 की तुलना में। तो यह बात हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा, यह पहली प्रविधि का विषय था 2012 तक। अब 2012 से जो प्रविधि प्रारंभ होगी, वह होगा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रविधि, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।